दिस इज़ अ सीरीज़, ये सीरीज़ है जो स्टार्ट हुई है बुक्स रिव्यू के बारे में। तो हम बुक्स के रिव्यू पढ़ेंगे इसमें, वो बुक्स जो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाती हैं बुक्स, जिनके आर्गूमेंट्स और आपकी बात को प्रूव करने में आपको मदद देंगे। क्योंकि जब आपका आर्गूमेंट वीक होता है तो आपकी बात को कोई भी नहीं मानता। आपका आर्गूमेंट जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी लोग आपकी बात को मानेंगे। तो ये वो बुक है जो बिरयानी है। जैसे पाकिस्तान में बिरयानी होती है, जिस घर में आप जाते हो वहाँ पे आपको बिरयानी नज़र आती है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, पेशावर, लाहौर, कराची, तो बिरयानी, ठीक है। तो ये बुक कोई भी बंदा अगर बुक पढ़ता है तो वाई नेशंस फेल उसके कबर्ड में ज़रूर पड़ी होगी। डैरेन अकिमोग्लू और रॉबिन्सन जो है उसने ये बुक लिखी है। तो इसकी आउटलाइंस हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में कंपैरिजन देखेंगे। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का हम कंपैरिजन करेंगे। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो किसी भी नेशन को पुअर और रिच बना सकते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन रिच बनेगा और कौन पुअर बनेगा। विशियस साइकिल जो होता है क्या होता है, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंजीनियर ग्रोथ किसी भी मुल्क में खुद लाना पॉलिसीज़ के ज़रिए से, ये इम्पॉसिबल है। ये बुक वाले जिन्होंने ये बुक लिखी है वो ये कहते हैं। फेलियर ऑफ फॉरेन एड जो है वो उसका फेलियर कैसे, क्या वो ग्रोथ ला सकती है, इस सवाल का जवाब भी इसी बुक में उन्होंने एक आर्गूमेंट से दिया है। एनालिसिस ऑफ बुक करेंगे कि क्या ये बुक के पॉजिटिव क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ये बुक किसने पेन की है, डैरेन अकिमोग्लू एंड रॉबिन्सन ने। ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिकेट्स, ये हमें वाज़ेह तौर पे बताती है, एक्सप्लेन करती है कि कुछ नेशन जो होती हैं वो रिच होती हैं और अदर जो होती हैं वो पुअर होती हैं। कि वेरियस हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस आर कोटेड बाय द राइटर्स टू प्रूव दैट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन इंटेंडर ग्रोथ। ये बहुत सारे इंस्टेंस को कोट किया गया है राइटर्स की तरफ से प्रूव करने के लिए कि इंक्लूसिव जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ग्रोथ को इंजेंडर करते हैं और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पुअरिटी लाती हैं और इकोनॉमिक डिजास्टर लेके आते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ टू इंस्टीट्यूशन, हम दो इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन करते हैं। जो होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन जिन मुल्क में होते हैं उस मुल्क में ग्रोथ आती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली जो कि ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं। जबकि जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पॉवर्टी लाते हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज़ ऐसी को इन्फोर्स करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि पॉवर्टी और मिजरी कंट्री में आए, ठीक है। जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्फोर्स करते हैं प्रॉपर्टी राइट को, यानी कि मेरी जो जायदाद है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जब मेरी जायदाद प्रोटेक्ट होगी तो तभी तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, तभी तो मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा। जब मुझे पता होगा कि मुझे फ़ायदा होना, प्रॉफिट होना, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। मैं वैसे क्यों करूँगा, नहीं करूँगा। इसी तरह ये रूल ऑफ लॉ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, अगर आप इनोवेशन लेके आओ, अगर आपको कंपनी लगाओ, रिसर्च करो, उसके बाद कोई प्रोडक्ट लेके आओ, तो आपको इंसेंटिव देते हैं फॉर इनोवेशन। तो आपको बाद में जो मार्केट है, मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप इसीलिए तो रिसर्च करते हो, आप इनोवेट करते हो चीज़ों को। तो इन मुल्क के अंदर क्या होता है, इंसेंटिव होते हैं इनोवेशन का और पीस होता है कंट्री में। जबकि इधर ओलिगार्ची लॉ के साथ प्ले करती है, कुछ ही लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं और लॉ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि जो बंदा लीडर होता है यहाँ पे वो लॉ को अपने लिए यूज़ करता है। उसको पता होता है अगर मैं एजुकेशन दूंगा लोगों को, लोग आज़ाद ख्याल होंगे और वो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और मुझे निकाल देंगे गवर्नमेंट से। तो वो नहीं लूज़र होना चाहता, जो भी लीडर है वो लीडर लूज़र नहीं बनना चाहता, तो इसलिए वो एजुकेशन में इन्वेस्ट क्यों करेगा, नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे इधर इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इस मुल्क में जो लोग होते हैं, जो डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं, मेरिट बेस्ड डिसीजन होते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे इलीट डिसीजन करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं बैठ के वो डिसीजन करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीब पे कितना बर्डन पड़ेगा, गरीब मर जाएगा, गरीब जिएगा, वटएवर, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डील्स जो होती हैं, जितनी भी डील्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट देती है, वो रिलेटिव लेते हैं किंग की। किंग कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि कंट्रोल कर रहा है सारी की सारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दो इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूसिव हैं। और नॉर्थ कोरिया के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम देखेंगे दो कंट्री हैं, एक उनके दरमियान बाउंड्री है जिसको 32 पैरेलल बोलते हैं, 32 पैरेलल। एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, ठीक है। ये कंट्री जो है साउथ कोरिया, ये बहुत ही रिच है,
लेकिन ये कंट्री क्या है, नॉर्थ कोरिया। तो राइटर ये कहता है कि जो साउथ कोरिया है वो रिच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट आती है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करती है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करती है, इसलिए गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई है कंट्री की। इसी तरह से वो कहता है कि यूएसए में भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन है जैसे साउथ कोरिया में, बोत्सवाना में भी ऐसे ही हैं, और यूके में भी ऐसे, इसीलिए ये सारे कंट्री क्या हैं, बहुत रिच हैं, क्योंकि इनमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, ये कुछ ही एलिट्स हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करते हैं। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट है पॉलिटिकल लीडर की, इसीलिए गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड ऑन एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एजुकेशन पे करते ही नहीं स्पेंड। वो अगर एजुकेशन देते हैं तो वैसे एजुकेशन देते हैं कि लोग उनको सपोर्ट करें और उन्हीं की ही पूजा करें, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ इज़ लोएस्ट, वो जीडीपी ग्रोथ लो होती है। सिमिलरली इजिप्ट, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन हैं, इसीलिए तो ये कंट्री पुअर है। केस स्टडी क्या है, रॉबर्ट मुगाबे जो था, इसने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस लिए कॉलोनियल पावर से। कॉलोनियल पावर पहले जिम्बाब्वे में रूल करती थी, तो जब रॉबर्ट मुगाबे आया इंडिपेंडेंस के बाद, ये उनका रूलर बना। इसने स्ट्रगल की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसके बाद जब ये आया तो इसने सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसका कितना कंट्रोल था इंस्टीट्यूशंस पे, हम ये देखते हैं। 2000 में एक लॉटरी जो थी वो निकली थी, और लॉटरी में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे लोग थे जिनके 5000 जिम्बाब्वियन डॉलर थे, यानी कंट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे। तो लाखों लोगों में लॉटरी निकली किसकी, रॉबर्ट मुगाबे की लॉटरी निकल आई, जो कि प्रेसिडेंट था, तो जो कि कंट्री का प्रेसिडेंट था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल ही इतना है, ठीक है। इसीलिए इसने प्रॉपर्टी राइट को वायलेट किया। जब ये पावर में आया तो इसने वाइट क्लास से सारी की सारी ज़मीनें ले ली। इसी तरह इन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इसने जो एस्टेब्लिश किए और इनको यूज़ किया, इसकी वजह से कंट्री में 94% 2009 में अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी कि मुलाजमत, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो कोई भी मुलाजमत नहीं करते थे, वो 94% थे। विशियस साइकिल क्या होता है, विशियस साइकिल का मतलब होता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। फॉर एग्जांपल, पहले कॉलोनियल पावर थी तो वो क्या करती थी, वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एस्टैब्लिश किया जिम्बाब्वे के अंदर। हम जिम्बाब्वे की एग्जांपल ले लेते हैं, और उन्होंने मुल्क को लूटा। तो जब वो चले गए तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिकल लीडर आए, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को तब्दील करने की ज़हमत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसको विशियस साइकिल बोलते हैं। आसमान से गिरा, एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंस गया। क्या ग्रोथ को पॉलिसी के ज़रिए से गेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, ये बुक के राइटर कहते हैं। वो कहते हैं मॉडर्निटी जो है वो ग्रोथ को गारंटी नहीं करती, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन ही ये गारंटी देते हैं कि क्या हो, ग्रोथ हो। उसके बाद फॉरेन एड जो है, क्या फॉरेन एड किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का बास बन सकती है? तो राइटर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। फॉरेन एड अफगानिस्तान में इतनी है, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी पुअर है। तो फॉरेन एड की मिसाल हम फॉरेन एड को तशबीह दे सकते हैं कि आप घर से निकले और एक स्वीट लेने गए किसी भी मिठाई की दुकान पे, और जब आप वहाँ पे गए तो आपने वहाँ से गुलाब जामुन लिया। जब आप रास्ते में थे, आपने गुलाब जामुन की तरफ देखा और आपको बड़ा दिल किया कि मैं ये गुलाब जामुन खा लूँ, ठीक है। तो आपने गुलाब जामुन की थोड़ा सा खाया, आप रास्ते में जा रहे थे, आपका एक और दोस्त ने, उसने कहा क्या लेके जा रहे हो? तो उसने कहा आपने कहा मैं गुलाब जामुन लेके जा रहा हूँ। तो उसने आपको कहा मुझे भी थोड़ा दो ना, तो आपने उसको दिया गुलाब जामुन और आधा रह गया। और जब आप घर जा रहे थे तो क्या हुआ, आपके जो पड़ोसी था वो बाहर खड़ा हुआ, तो उसने कहा तुम क्या लेके जा रहे हो? तो आपने कहा मैं गुलाब जामुन लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे भी तो थोड़ा चखाओ। आपने उसको दिया, उसने भी एक बाइट ली, और कितना गुलाब जामुन, घर पहुँचते पहुँचते गुलाब जामुन 20% बच गया। तो फॉरेन एड जब ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आती रहती है, तो क्या हो गया होता है, तो ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ही 20% रह जाती है, थोड़ी रह जाती है, और 80% रास्ते में ही लोग खा जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक।